हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास कक्षा 10 का वन एवं वन्यजीव संसाधन लेके आई हूँ। इसके पहले मैं चैप्टर 1 जो था संसाधन एवं विकास वो करवाई हूँ। वो आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं और यहाँ बेल आइकन दबा दें तो जो मैं रोज़ न्यू अपलोड करती हूँ वो आपको उसका मैसेज आ जाएगा। तो देखिए, नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ये जो था ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का लेप्चा का लोक संगीत था, जो भी मैं पढ़ी थी। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए इसके तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अपने अनाज पैदा करते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्रकृति दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। इसको आप लोग नोट्स करते चले। लुप्त होते हुए वन, भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। कितना? 78। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% हिस्सा है। सघन वन 12.24%, खुला वन 8.99% और मैंग्रोव 14.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार, ये आप देख सकते हैं, 2013 के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। आप इस चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार वनों को काटा जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की यानी स्थानीय हैं।
भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, गुलाबी सिर वाली बत्तख, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म और हुबरिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति है जैसे पौधे शामिल है। संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं IUCN, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहला, सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक यानी रोडेंट्स इत्यादि। और संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवन रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण। ये सब क्या हैं? अभी जो मैं बोली आपको संकटग्रस्त जाति है, तो आप इसको मतलब चार्ट बना सकते हैं कि संकटग्रस्त जाति में क्या है। इसको पॉज करके आप रोक के देख भी सकते हैं। सुभेद यानी सुभेद जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जिसमें क्या है बताइए, कौन कौन सा आता है? जिसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इसी प्रकार की है। और दुर्लभ जाति, इन जातियों की संख्या बहुत कम, सुभेद बहुत कम या सुभेद है। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। दुर्लभ जाति हो गया। स्थानीय जाति क्या है? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जाति। अंडमानी टील, इसमें क्या क्या है? अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब है लुप्त जाति। ये वे जाति हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये उपजाति स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप और पूरे पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। ऐसे उपजाति में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर। साइकेस बिडोमी डायर पूर्वी घाट पर पाए जाने वाले एक दुर्लभ साइकेट है ये। और ये क्या है? संकटग्रस्त है। यह है संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड। कर्नाटक में पाए जाने वाले ये जो देख रहे हैं आप, एक मिनट, ये क्या है? ये कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमेटिक कानारेंसिस है, हेट्रोमेटिक कानारेंसिस। और ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले ऑकलैंड्रा ट्रॉट कोरिया गेम्बल यानी पोएसी, जिसका उपयोग चटाई और टोकरी बनाने में किया जाता है, ये है। इसको आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये क्या है? एम्बिलिका राइबिस, कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधीय लता। ये कुछ लुप्त और दुर्लभ संकटग्रस्त जातियां था। अब एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तन प्राणी चीता, बिल्ली,
परिवार का एक अजूबा और विशेष सदस्य जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकड़ीनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यानी ये चीता भारत में 1952 में ही लुप्त घोषित कर चुका गया था कि लुप्त हो गया है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1952 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जाति, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई और मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्य पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। ये आप देख रहे हैं, ये शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे उगाते हुए हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई ये आदिवासी महिलाएं हिमालय यव यानी चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों के टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस
वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। तो कैंसर में कौन सा पेड़ का काम आता है? हिमालयन यव, इसको यू बोलते हैं। ये संकट में है अभी। क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडी प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर है। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल वायु मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 से 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर आदि पर प्रबल जोर दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन है। तो एक सींग वाले गैंडा है ये काजीरंगा का, और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्या है? हिरन है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ वन्य जीव का रक्षण आप पहले पढ़ चुके हैं। वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, क्या क्या है इन प्राणियों में? बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जिसमें स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावण और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया। अब है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना वन्यजीव संरक्षण में बाघ यानी टाइगर का एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 यानी 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई।
बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डी का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश की शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन विश्व वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई, परंतु 1993 में इनकी संख्या घटकर 600 तक पहुंच गई। भारत में 32,137.14 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 39 बाघ रिजर्व टाइगर रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। तो कितने बाघ रिजर्व हैं? 39 बाघ रिजर्व हैं। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण स्रोत: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी, पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय, भारत सरकार, 2009 और 10 के अनुसार था ये। 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। अब ये घड़ियाल का पिक्चर देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि आरक्षित वन क्या होता है और रक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन: देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। और रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो अब समझ गए कि आरक्षित ज़्यादा है। उसके बाद आरक्षित, रक्षित और क्या है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत किसको कहते हैं? ऐसे वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अगर किसी के स्वामित्व में है तो वो अवर्गीकृत वन कहे जाएगा। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों
का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंध में है। अब पढ़ेंगे हम लोग समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण पवित्र पेड़ों के झुंड विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वर्गों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा। इन्हें पवित्र पेड़ों के झुंड तो ये वनों को मूल एवं कौमार्य के रूप में बचाकर रखा है। इन्हें पवित्र पेड़ों के झुंड देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों के संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। राजस्थान में विश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा और नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, आप इसको नोट करते चले। कहाँ पे? तो टिहरी में किसानों का कौन सा आंदोलन टिहरी में हुआ था? बीज बचाओ आंदोलन। और नवदानई ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में 1980 औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत भारत में 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन झड़ित वनों के बचाव के लिए कार्य करते हैं और इसमें गांव के स्तर पर स्थायी बनाई जाती हैं। इनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं और ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक इसमें से रहता है, काम आएगा, तो आप इसको अच्छा सा नोट बना लें। धन्यवाद।